6 मिनट्स ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने महाजनपद के उदय और अंत के बारे में सीखा। खुद के दम पर कामयाब होने के बाद इस एम्पायर को दूसरे राजाओं ने पराभूत किया, जिनमें से एक था चंद्रगुप्त मौर्य। उसने इंडिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया, जिसे हम मौर्यन एम्पायर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले 6 मिनट्स ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मौर्यन एम्पायर सबसे पहला ऐसा राज्य था जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ज्यादातर हिस्से में फैला हुआ था, जिसने दुनिया को चंद्रगुप्त और अशोका जैसे दो महान राजा दिए। उनके शासन में एकता थी। चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंदिका और अशोका के शिलालेख से हिस्टोरियंस को मौर्यन की कहानी के बारे में पता चला। मौर्यन कार्यकाल 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिस पर 3 राजाओं ने राज किया। वो राजा थे चंद्रगुप्ता, बिंदुसरा और अशोका। नंदा डायनेस्टी को पराभूत करने के बाद चंद्रगुप्त ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की, जिसे इंडिया का सबसे पहला स्वदेशी राज्य भी कहा जाता है। बिंदुसरा ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर राज्य का विस्तार किया। 273 बीसी में बिंदुसरा के बेटे अशोक वर्धन राजगद्दी पर बैठे। पर ऐसा क्या था जिसे करने के लिए इन राजाओं ने अपना शाही जीवन पीछे छोड़ दिया? चलिए जानते हैं। चंद्रगुप्त की ओर एक ब्राह्मण पंडित चाणक्य का ध्यान गया। चाणक्य के दुश्मन नंदा को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध नीति और प्रशासन सिखाया, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। नंदा को हराने के लिए चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर द ग्रेट से हाथ मिलाने की कोशिश की, पर मगध की मिलिट्री पावर के डर से अलेक्जेंडर ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। कुछ ही सालों में चंद्रगुप्त ने नंदा डायनेस्टी के धनानंद को हरा दिया। इसमें उसकी मदद प्रधानमंत्री चाणक्य ने की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जो फिलॉसफी और राजनीति की मिसाल माना जाता है। भौगोलिक रूप से चंद्रगुप्त ने काफी बड़ी जमीन हासिल की। उत्तर दक्षिण की ओर उसने अलेक्जेंडर के अपॉइंट किए हुए ग्रीक गवर्नर सेल्यूकस निकेटर को हराया। उसने अफगानिस्तान और ट्रांस इंडस के इलाकों को ग्रीक शासन से मुक्ति दिलवाई। सेल्यूकस ने पीस ट्रीटी साइन की और बदले में उसे 500 वॉर एलिफेंट्स दिए गए। ग्रीक गवर्नर ने चंद्रगुप्त के बारे में ग्रीक हिस्टोरियन मेगस्थनीज को बताया। बाद में उसने अपनी एक बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से करवाई। मगध पर जीत हासिल करने के बाद चंद्रगुप्त ने ज्यादातर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को राजनीतिक दृष्टि से एकजुट किया। उसके राज्य उत्तर में हिमालय से पूर्व में पर्शिया तक और दक्षिण से कलिंगा के ट्राइबल इलाके तक फैला हुआ था। पूरे राज्य को सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ने एकजुट किया था, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त ने एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बना के ब्यूरोक्रेसी की स्थापना की। व्यापार और खेती की वृद्धि हुई। टैक्स कलेक्शन और व्यापार से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी। 24 साल राज्य संभालने के बाद 298 बीसी में चंद्रगुप्त ने तपस्वी जीवन के लिए राजगद्दी का त्याग किया। दक्षिण की ओर जाने के बाद चंद्रगुप्त ने अन्य त्याग करके गुफाओं में ध्यान किया और उस तरह मृत्यु को स्वीकार किया। इस रिचुअल को सल्लेखना कहा जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसरा ने 26 साल राज्य संभाला। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर उसने मौर्यन एम्पायर को दक्षिण में मैसूर तक विस्तारित किया। 273 बीसी में बिंदुसरा की मृत्यु के बाद सबको लगा कि उसका बेटा सुसीमा राजगद्दी संभालेगा, पर बिंदुसरा के चीफ मिनिस्टर राधा गुप्ता की मदद से बिंदुसरा का बेटा अशोका मौर्यन एम्पायर का नया राजा बना। उसने अपने दादा परदादा की जीत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मौर्यन एम्पायर को कलिंगा मतलब आज के उड़ीसा तक विस्तारित किया, जिससे उसे सीपोर्ट का कंट्रोल मिला। व्यापार बढ़ने लगा, मिलिट्री फोर्सेस और भी मजबूत बनी। पर उसे क्या पता था कि यह उसके जीवन की दिशा बदल देगा। युद्ध में रक्तपात हुआ और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। कलिंगा पर किए गए हमले से अशोका काफी परेशान हुए और उन्हें हिंसा का पछतावा हुआ। कुछ समय बाद उन्होंने भौतिक सुखों का त्याग कर बुद्धिज्म को स्वीकार किया। उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार पूरी दुनिया में किया। उन्होंने पूर्व में चाइना, जापान तक बुद्धिज्म को पहुंचाया। अशोका सारे धर्मों का आदर करते थे। उन्होंने बुद्धिज्म के धम्मा पॉलिसी को अपनाया, जिसका मतलब है सच का रास्ता। धम्मा प्रिंसिपल की वजह से मौर्यन राज्य सेक्युलर बना।
जिसमें सब लोगों को अपनाने की सीख दी जाती थी। अशोका पहला ऐसा राजा था जो रॉयल ऑर्डर से अपनी प्रजा के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करता था। एक न्यायी समाज बनाने के लिए उसने बुद्धिज्म की सीख को पत्थरों पर लिखवा कर उसके शिलालेख बनवाए। वह शिलालेख प्रसिद्ध अशोका शिलालेख के तौर पर जाने जाते हैं, जो आज के नेपाल, इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अशोका के सबसे जाने माने अशोका पिलर पर 4 शेर बने हुए हैं। उसे लायन कैपिटल कहा जाता है। इंडिया के नेशनल एम्बलम में उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन पाया जाता है। स्तूपास मतलब डोम शेप्ड मोनेस्ट्री को उस दौर की कलात्मक सफलता माना जाता है। सांची के स्तूपा में बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के उपदेश प्रिजर्व किए गए हैं। अगर आप भी मध्य प्रदेश के ग्रेट स्तूपा जाना चाहते हैं तो थम्स अप बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। अशोका ने अहिंसा का प्रचार किया। उसने हंटिंग, फोर्स लेबर और बेवजह के पशुओं की हत्या पर रोक लगाई। उसने एशिया और यूरोप के साथ अच्छे संबंध बनाए। उन्होंने अपने बेटे महेंद्रा और संघमित्रा को विदेश में बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए भेजा। अशोका के दौर में कला, खेती और अर्थव्यवस्था संपन्न हुई। अशोका ने 36 साल राज्य संभाला और 232 बीसी में उनकी पाटलिपुत्र में मृत्यु हुई। अशोका के कार्यकाल में मौर्यन एम्पायर अपने सफलता के शिखर पर पहुंचा, पर उनकी मृत्यु के बाद मौर्यन एम्पायर का गिरना शुरू हो गया। मौर्यन एम्पायर के उत्तराधिकारी कमजोर निकले, जो राज्य को संभाल नहीं पाए। मौर्यन एम्पायर के आखिरी रूलर बृहद्रथा की मौर्यन आर्मी जनरल पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की और इस तरह से शुंग राजवंश की स्थापना हुई। अशोका की मृत्यु के 50 साल बाद मौर्यन एम्पायर का नाश हुआ। चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रशासन और अशोका का साम्राज्य विस्तार मौर्यन रूल की शांति और स्थिरता का प्रतीक है। हम बस यही आशा करते हैं कि इन महान राजाओं की कहानी से हमें सीख मिले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।